What you are is God's gift to you. What you become is your gift to God. केदारनाथ धाम के पास एक छोटे से गांव देवशाल में एक किसान परिवार में पैदा हुए। घरों में काम किया, मजदूरी की, घास काटते थे। पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए केदारनाथ यात्रा में जो यात्री बसों पे आते थे, उनका सामान पीठ पे लाद कर गुप्त काशी तक छोड़ देते थे। हाइडल में मास्टर रोल पर कुली की जॉब ज्वाइन की। टीचर के घर में रहते थे, उसके कपड़े धोए, बर्तन धोए, चौकीदारी का काम किया। उसके बाद ठेकेदारी शुरू की, ठेकेदारी में पैसा कमाया और अपनी ज़िंदगी को सेट किया। एमवे बिजनेस ज्वाइन करके एमरल्ड का बेहतरीन मुकाम हासिल किया। एक लीची के पेड़ से गिर जाने से रीढ़ की हड्डी में क्रैक आ गया। 8 साल से बिस्तर पर हैं, व्हील चेयर पर चलते हैं। दूसरे सारे बिजनेस चौपट हो गए, लेकिन एमवे बिजनेस की इनकम महीना दर महीना आती रही, बल्कि बढ़ के आती रही। अद्भुत सिक्योरिटी एमवे बिजनेस की पाई है इस कपल ने। ये कहानी है ऋत्विक एंड प्रगति सोलंकी, डॉक्टर नलिन मिश्रा, लेट डॉक्टर जेसी मालगुडी जैसे बड़े बड़े एमरल्ड्स के अपलाइन उषा एंड एचएम देवशाली की कहानी, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक जाबाज की तरह, एक विजेता की तरह खड़े हैं। नमस्कार देवशाली जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज मिलके। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बचपन आपका कैसा बीता और क्या क्या आपने लाइफ में किया? एक्चुअली सर हम केदारनाथ साइड में, केदारनाथ धाम के पास में गुप्तकाशी नाम की एक जगह है, उसके बगल में हमारा गांव है देवशाल, गुप्तकाशी के पास। बचपन में एक्चुअली हम लोग, मेरे पापा फार्मर थे। हम लोग खेती बाड़ी के साथ जो है घर का खर्चा चलाने के गाय भैंस बकरी वगैरह भी पालते थे। मेरे पापा को कोई एक असाध्य बीमारी लग गई थी। बीमारी की वजह से मैं छोटा ही था, 15-16 साल का था। पापा की बीमारी की वजह से सारे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी और मुझे जो है पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। मेरे पापा भी चाहते थे मैं पढ़ूं, लेकिन पापा की डेथ के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। लेकिन एक बीज पापा ने मेरे अंदर डाला था कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो खूब पढ़ना है, तो वो दिमाग में एक सीख डाल दी थी। मैं पढ़ाई के लिए मैंने बहुत मेहनत की, घर में काम किया, मजदूरी की, घास काटता था मैं। इस बीच में जब फादर की डेथ हो गई तो हमने हाई स्कूल करने के लिए जो है, घर में पैसा तो था नहीं, तो हमने क्या किया, उस समय केदारनाथ यात्रा चलती थी 2 महीने के लिए। तो हम क्या करते थे कि वहां पे आकर के जो यात्री बसों से उतरते, उनके पास सामान होता था, उस सामान को हम पीठ पे लाद करके गुप्तकाशी तक ले जाते थे। वहां से हमें जो पैसा मिलता था हम वो जमा करते रहते थे, ताकि हमारे स्कूल का खर्चा निकले, किताब कॉपी का खर्चा निकले। क्योंकि परिवार में बड़ा तो कोई था नहीं, मैं ही बड़ा था। मेरे भाई बहन, मेरे छोटा भाई था, बहन थी, उनकी शादी करनी थी, बहुत सारी जिम्मेदारी थी। लेकिन एक चीज जो थी कि मुझे पढ़ना है। हाई स्कूल करने के बाद मैं बाद में वही कुंड से जो यात्रियों के साथ मैं केदारनाथ गया, उन्होंने जब मेरे बारे में सुना, क्योंकि स्टोरी तो होती है किसी, उन्होंने जब मेरे बारे में सुना कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वो मुझे कह ले, ठीक है बेटा, तुम अगर सचमुच पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें हमारे घर में काम करना पड़ेगा और हम तुम्हें साथ में पढ़ाएंगे। तो वो मुझे घर के काम करने के लिए गुप्तकाशी से और पूना ले गए। वहाँ उनके घर में काम किया। कुछ वजह हो गई कि मैं वहां पे मेरा एडमिशन नहीं हो गया, तो मैं वापस आ गया अंबाला छावनी में। अंबाला छावनी में मैंने 111 रुपए में कोरोना साहू कंपनी में नौकरी की। फिर मैं वहां से झांसी निकल गया, झांसी बुंदेलखंड निकल गया। वहां पे मैंने फिर नौकरी की हाइडिल में, मस्ट्रोल पे स्किल्ड कुली की। स्किल्ड कुली से मैंने कैरियर शुरू किया। वहां से मैंने नाइट क्लासेस ज्वाइन की। मैं वहां पे कुली का काम करता था। रात को कॉलेज, बुंदेलखंड कॉलेज वहां पे, रात को वहां पे मैं पढ़ता था। टीचर के यहाँ जो है, उन्हीं के यहाँ रहता था, उनके कपड़े धोता, बर्तन धोता था, साथ में पढ़ता भी था।
नौकरी करते करते, लोगों के बर्तन मांजते हुए, चौकीदारी करते हुए मैंने इंटर किया। इसके बाद हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद जो है हम दोनों जो है ये सोचा था कि जो परेशानी हमने झेली वो हमारे बच्चों को न झेलनी पड़े। हमने दोनों मिल करके रात दिन मेहनत की। ये भी वो मेहनती बहुत ज्यादा थी, मैं भी मेहनती था। हमने जो है 10 साल के अंदर इतना पैसा कमाया। ठेकेदारी की मैंने ठेकेदार रखे अपने साथ। हाईडील में तो मैं था ही, वहां पे मैंने 2-4 ठेकेदार अपने साथ रखे और काम शुरू कर दिया। 10 साल में इतना पैसा आया कि हमने गोपेश्वर में करीब 15-16 कमरे का मकान बना दिया, किराएदार हो गए, ट्रक ले लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को संतोष नहीं था। न तो हम अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे थे, न खुद के लिए टाइम था, न रिश्तेदारी दोस्ती वगैरह सब खत्म हो गई। पैसा पैसा, काम काम, तो हम कुछ और ढूंढ रहे थे। मैं समझ गया देवशाली जी, आपकी स्टोरी सुन के बहुत बढ़िया लगा। थोड़ा उषा जी के बारे में जानेंगे। उषा जी आप बताएंगे थोड़ा। मैं डिस्ट्रिक्ट चमोली, किमोठा गांव है हमारा, मैं वहां से रहने वाली हूँ। और मेरे पिताजी पहले सर्विस करते थे, लेकिन मेरी सबसे छोटी बहन थी, वो 1.5 साल की थी तब मेरी माँ गुजर गई थी। मेरी माँ की डेथ हो गई थी जब वो 1.5 साल की थी। तो मेरे पिताजी ने भी जॉब छोड़ दी थी कि बच्चों को कैसे किसके पास छोड़ूंगा। तो वो गांव के प्रधान भी थे और संस्कृत स्कूल के मैनेजर भी थे। तो उन्होंने ऐसे करके हमको पाला भी और थोड़ा पढ़ाया भी। शादी से पहले 3 साल मैंने जॉब कर ली थी, तब मेरी शादी हुई। माँ के गुजरने के बाद हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो फिर पिताजी के ऊपर भार पड़ गया था। उषा जी, जब आपकी शादी हुई कहीं पे, देवशाली जी के घर में कैसा माहौल था? हाँ, उस टाइम तो ऐसा था कि उसमें जब मैं गई तो मुझे ये लगा कि यही एक इंसान है यहाँ। जिस दिन मेरी शादी हुई, शादी के बाद जब घर जाते हैं तो मुझे अंदर ले गए तो दरवाजे छोटे छोटे थे। अच्छा। तो मैंने इनसे बाद में कहा, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ क्या रिवाज है खिड़की के रास्ते बहू को अंदर लाने का? अच्छा। मेरी 5 बेटियां हैं। ओके। शादी तीनों की हुई। 3 की शादी हो गई, ठीक है। 2 हाँ, की तीनों की हुई। ठीक है। वो भी तब हुई थी जब आपने मैं सलाह दी थी पहले बेटियों की शादी कर लो, फिर एमवे बिजनेस होता रहेगा। ठीक है। तो देवशाली जी, आप एमवे में कैसे आए, उसकी कहानी बताइए थोड़ा देवशाली जी। मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्टर थे, टीपी थबल्याल करके नाम थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया कि भाई साहब एक बिजनेस है। मैंने कहा भाई बिजनेस का नाम मत लेना, मैं बहुत कर चुके हैं, बहुत घाटा सह चुका हूँ, अब तो बेटियों की शादी करनी है और गंगा नहाना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा है, बहुत अच्छा है। आलोक जी का नाम लिया है कि ये जो है आलोक जी हैं और ये जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं, क्लर्क हैं, लेकिन इनको 27,000 का चेक है। अब वो 27,000 के चेक से मुझे कोई फर्क नहीं, हम तो लाखों रुपए कमा रहे थे ठेकेदारी में। तो मैं ज्यादा इंस्पायर नहीं हुआ। हम एक्चुअली देहरादून में आया था किसी अपने सरकारी काम से, तो किसी ने हमें जो है एक मीटिंग में ले गया। मेरे साथ 2-3 लोग तो और थे, उन्होंने कहा देवशाली जी ये ऐसे टोपी पहने वाला बिजनेस है, मत करो इसको। और हम भी जो है चल दिए। लाखों रुपए का नुकसान झेल चुके थे, लेकिन 44 रुपए बचाने के लिए मैंने मना कर दिया। लेकिन आलोक भी बहुत स्मार्ट थे। इन्होंने कहा कि मुझसे पूछा कि आप कितने लोगों को जानते हैं। अब मैंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैंने सोचा तब तो ये मुझे छोड़ देंगे। मैंने कहा मैं 5-7 लोगों को जानता हूँ। कहता है अगर आपको प्रत्येक नाम का 1,000 रुपए मिले 5 साल बाद तो कितने नाम? मैंने कहा अगर उन्होंने सामान खरीदना ज्वाइन किया, कहते उसकी चिंता मत करो। कितने? मैंने कहा तो मैं 1000 लोगों के नाम लिख सकता हूँ, मैं ठेकेदारी करता हूँ, पता नहीं कितने लोग मिलते हैं। तो कह रहे आप जो है प्लेटिनम तो जा ही सकते हो। उन्होंने उस समय हमें आपका फोटो दिखाया था, उसमें प्लेटिनम का जो एमाग्राम आता, कहते ये आप जा सकते हो, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। और एग्जीक्यूटिव में हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती थी उस समय। वो मेरे साथ गोपेश्वर आए, गोपेश्वर आके उन्होंने मुझे प्लान नाम दिखाया। लेकिन वो बार बार जो है वो कह रहे थे इसमें रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो मैं सोचता था रॉयल्टी इनकम तो जो है जो किताब लिखते हैं उनको मिलती है, नौकरी में तो जो है पेंशन मिलती है रॉयल्टी के। तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम टाल रहे थे उनको।
पूरी तरह से कि मना कर रहे थे, लेकिन वो होता है ना, अपलाइन तो अपलाइन होती है, पता नहीं क्या है। उन्होंने अपना बैग उठाया, उन्होंने कहा उनसे थपलियाल जी से, कहते थपलियाल जी इनको अभी जरूरत नहीं है, अभी इनका समय नहीं आया, चलो। अब मैंने सोचा ये मेरी खुशामद करे थोड़ा सा, तो ये तो सीधे चलने लग गए। अब क्योंकि वो तो आपसे सीखे हुए थे ना, वो बहुत सारी मीटिंग अटेंड करके आ गए। वो बैग उठाया, दरवाजे की तरफ उठे और मुड़ के, जैसे हीरो मुड़ता है ना, ऐसे मुड़े। कहते देवदयाल जी आज के बाद 6-7 महीने बाद आपको पर मंथ 50,000 रुपए का नुकसान होगा। मैं करूंगा नहीं। कहते हैं नहीं करोगे तभी तो नुकसान होगा, तो कितना फायदा है मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये गारंटी है। फिर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें होने के बाद हमने कहा गारंटी क्या? कहते मैं गारंटी देता हूँ। 4400 रुपए दिए उन्होंने, फिर 6,000 रुपए मुझसे कहते। मैंने कहा आप तो 44 बात है। कहते खाली कंप्यूटर नहीं लेना है, सॉफ्टवेयर भी रखना साथ में, अगर इस बिजनेस सक्सेसफुल होना। तो हमने 10,000 रुपए में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जो है मैंने क्या किया, जो अपलाइन ने कहा वो काम करता। उन्होंने कहा देहरादून आना, उन्होंने कहा वहां के आना, जोशीमठ जाना, उन्होंने कहा उत्तरकाशी जाना है, उनके साथ श्रीनगर जाना, हर जगह गया। अब उन्होंने देखा कि ये बंदा जो है, उन्होंने एक बात कही, जब मैं श्रीनगर में था, उन्होंने मेरे जो वो मलगुड़ी जी का वो था कजन था, उससे कहते ये लड़का जरूर डायमंड जाएगा। मुझे डायमंड का उस समय पता नहीं, मुझे तो ये पता था गोल्ड सबसे बड़ा होता है। तो क्या हुआ, 6 महीने बाद या 7 महीने बाद डाउनलाइन सिल्वर हो गए। डाउनलाइन हो गया। मैंने जो शुरू में 3 महीने काम किया था, उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया था और मैंने बिजनेस करना छोड़ दिया था। लेकिन वो चिट्ठी आ गई। चिट्ठी आया, मैंने आलोक जी को फोन किया कि ये कहते भैया मैंने जो कहा था कि आपको 50,000 रुपए का नुकसान शुरू हो गया है। मैंने किसी तरह जुगाड़ किया, जैसे डिपार्टमेंट में जुगाड़ करते हैं, और मैं देहरादून का टूर लेके और आ गया। आलोक जी पर गया, उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वो मुझे आरपी सिंह सर के पास, और आरपी सिंह सर ने मुझसे कहा कि देवसाली चिंता मत करो, अभी भी 50,000 का फायदा हो सकता है। मैंने कहा मुझे क्या करना होगा? कहते किताब पढ़नी होगी, कैसेट सुननी होंगी, प्रोडक्ट यूज करने होंगे और मीटिंग में आना होगा। मैं तो अकेला बिजनेस कर रहा था बिना इनके। मैं तो सोच रहा था मैं तो सब कर लेता हूँ, ये अपना नौकरी करते रहेंगे, बच्चे संभालते, मैं सिल्वर और प्लेटिनम चला ही जाऊंगा। लेकिन हुआ नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि शायद आपकी मीटिंग थी, आपकी मीटिंग में आपने स्टेज से कहा था कि जो लोग बॉम्बे, वो नेशनल कन्वेंशन था उस समय, जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने ज्यादा लोगों को लेके बॉम्बे आएंगे, वो उनका नेक्स्ट पिन बदल जाएगा। वे जाकर के इनके जो है 180 डिग्री, जो बार बार हम सुनते थे कि एक 180 डिग्री का चेंज आ गया, वो मुझे वहीं पता लगा 180 डिग्री क्या होता है। अब ये आगे बताएंगे क्या चेंज इसको आया, क्या समझ में वहां जाके आया। उषा जी आप कैसे 180 डिग्री बदल गई उस मीटिंग में जाके बॉम्बे में? क्या आपको तो ये मुझे कहते थे कि मीटिंग में चलो, वहाँ इसकी मीटिंग होती। मैंने कहा मैं दिन भर तो गांव गांव में टूर में भागती रहती हूँ, मैं थक जाती हूँ, इतने बच्चों का खाना बनाना, ये करना। तो मैं बिल्कुल मना कर देती थी कि मुझे पसंद ही नहीं है। तो फिर एक बार इन्होंने वो क्या कि चलो तुम्हें घुमाने ले जाते हैं बॉम्बे। तो बॉम्बे चले गए इनके साथ। तो वहाँ पहले तो वहाँ जो मीटिंग में जो भीड़ थी वो देख के मुझे ऐसा लगा कि, और इतना अच्छा सिस्टम था कि मुझे उसको देख के ही मैं पॉजिटिव होने लग गई थी। मैंने कहा इतना अच्छा सिस्टम है और इसमें इतनी एजुकेटेड लोग हैं, महिलाएं हैं, सब पुरुष हैं, सारे लोग हैं इसमें, और मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा। पहले तो मुझे 2-3 दिन जब मीटिंग देखी वहां, तो पहले तो मुझे वहां थोड़ा सा लगा था कि मैंने कहा मैं थोड़ा गलती कर रही हूँ, शायद मैं सोच नहीं रही हूँ। फिर जब हम वापस आ रहे थे तो ट्रेन, पूरी ट्रेन थी देहरादून से, तो रास्ते में कहीं पे ट्रेन रुकी हुई थी। ये लोग एक बोगी से दूसरी बोगी में भाग गए थे, आपस में बातें कर रहे थे। मैं चुपचाप बैठी हुई थी, मैं जानती नहीं थी किसी को तब तक। तो मेरे बगल में कोई पंजाब की कोई लेडी बैठी हुई थी। एक बार उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि आप एमवे की मीटिंग में आए हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगे कि आपकी अपलाइन कौन है? अनिल नारंग जी हैं। तो मुझे तब कोई अपलाइन डाउनलाइन का कोई पता ही नहीं था। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं। बिना सोचे समझे मना कर दिया, नहीं। मैंने इनसे पूछा
मैंने कहा ये मेरे को ऐसा पूछ रही थी, मैंने कहा क्या हमारे अपलाइन नारायण साहब हैं?" तो इन्होंने कहा हाँ। तो फिर मुझे उस दिन मुझे बहुत पिंच हुआ, मुझे बहुत ही ज्यादा लगा। मैंने कहा मुझे मतलब इतना भी मैंने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ये तो फिर ये लोग इतनी एडवांस हो रखी हैं कि वहां से अगर तुम्हें पसंद आएगा तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें और आगे बताऊंगी, ये सारी बातें। और मैंने कहा मुझे इतना भी पता नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर जब हम यहाँ आए तो मैं इनके साथ मीटिंग में जाने लगी। मीटिंग में अच्छा। जाने लगी तो 2004 में 6 महीने बाद हम सिल्वर हो गए, 6 महीने में हम प्लेटिनम हो गए। तो और फिर 2009 में हम एमरल्ड हो गए थे। तो और ये गोल रखा हुआ था कि 12 या 15 में हमको डायमंड जाना ही जाना है, लेकिन उसी समय 12 में इनकी ये स्थिति हुई। तो फिर हम इतने ज्यादा बिल्कुल आगे जमीन पे, मुझे तब ये लगा कि अब क्या करें। हमारी तब बेटियों की भी शादी नहीं, एक ही की हो रखी। एक्चुअली हुआ कैसा, जब हम बॉम्बे से आए थे तो सिर्फ प्लेटिनम तो हो गए थे, लेकिन आगे जो है बाकी ग्रुप नहीं बन रहे थे। तो मैं मीटिंग में जाता रहता, तो मैं वहां से कुछ न कुछ, एक बार हमने सुना था अपने से अप साइड वालों को स्पॉन्सर है, मैंने जो है अपने यहाँ के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ज्वाइन करा दिया। मीटिंग से बहुत कुछ सीखा आपने है और उसको अप्लाई भी किया आपने, तो इस जी तरह जी। से आपकी दूसरी तीसरी लेग बनी। और कौन सी ईयर में आप एमरल्ड गए? हम एक्चुअली मैं 2009 में 2009 एमरल्ड में गया। आप एमरल्ड चले गए। फॉरेन ट्रिप आपने कौन कौन से लगाए देवशाली जी? फॉरेन ट्रिप में हम लोग जो है, फर्स्ट तो हम गए थे सब क्रूज पे गए थे हम लोग। ओके, क्रूज वहाँ पे। पे 7 कंट्री थी, पिसा की मीनार थी, यूरोप में बार्सिलोना, फ्रांस, इटली, जर्मनी। पहला ट्रिप हमारा वो था। दूसरा ट्रिप हमने चाइना का क्वालिफाई किया था। क्वालिफाई करने के बाद उस समय भी मेरे साथ थोड़ा सा इश्यू हो गया था, याद होगा, मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। तो क्वालिफाई करने के बाद हम चाइना नहीं जा पाए थे। उसके बाद हमने क्वालिफाई किया था पिनांग, मलेशिया। ओके। और मलेशिया गए। उसके बाद हम वहाँ गए स्विट्जरलैंड वाह जी वाह। 2011 में। उसके बहुत बाद अच्छे ट्रिप मारे हैं। 2013 में भी हमने क्वालिफाई कर दिया था ऑस्ट्रेलिया का, वो मेलबोर्न। लेकिन उस समय 2012 में मेरे साथ ये घटना घटी। क्या हुआ 2012 में देवशाली जी, कैसे हुआ? सुबह प्लान देने जाना था, और जाने से पहले मेरी बेटी को, एक दूसरी बेटी है जो निट से जिसने डिजाइनिंग की है, उसको बॉम्बे जाना था। और मैंने सोचा ये बॉम्बे जा रही है तो इसके लिए जो थोड़ा सा जो है बाहर से, हमारे यहाँ पे घर में बहुत सारी लीची हो रही थी, तो कुछ दिल्ली और कुछ बॉम्बे भेज देंगे। और लीची के पेड़ पे चढ़ने के बाद ही मैं नीचे गई, रीढ़ की हड्डी जो है क्रैक हो गई, और अंदर का जो कॉर्ड होता है वो डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद जो है मैं काफी नेगेटिव हो गया था, काफी कुछ हो गया। देखिए मेरी बेटी जो प्लेटिनम थी, उसने वो मुझसे जो है बार बार कहती रहती थी कि पापा आप कुछ करो। फिर ये मुझे वीडियो वगैरह दिखाती थी। वीडियो एक दिखाया कि इसने देखा एक सरदार जी थे जिनके नीचे हिप्स के नीचे कुछ है ही नहीं, पाँव तो है ही नहीं है। तो इसने मुझे वो वीडियो दिखाया, कहते पापा ये भी तो कर ही रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप प्लान कैसे दिखा, आप तो खड़े हो ही नहीं सकते, कहते मैं ऐसे प्लान दिखाऊंगा दुनिया देखती रहेगी। तो इसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, इसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, ये मेरे पीछे लगी रही। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि मुझे 8 साल से लगातार पैसा, वो रॉयल्टी इनकम आ रही थी। सारे बिजनेसेस जितने भी मैंने काम किया था वो सब चौपट हो गए, लोगों ने उस पर कब्जा बुजा कर दिया, ट्रक वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक यही बिजनेस है जो मुझे रॉयल्टी इनकम दे रही है। और आज भी मैं आज इतना स्वस्थ हूँ, वो केवल एमवे के प्रोडक्ट की वजह से। मैं एक्साइटेड में रहता हूँ, और मुझे अभी भी लगता है कि मैं फाउंडर एमरल्ड तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं एक हिस्ट्री कायम करूंगा, मैं डायमंड भी जाऊंगा। देवशाली जी, आपका 2012 में जो एक्सीडेंट हुआ, तो जी जी। उसकी वजह से फिर आप चल पाना मुश्किल हो गया आपका, है? हाँ जी।
पूरी तरह से बेड पे हो गए, मतलब व्हील चेयर से चलते थे? हाँ, बेड पे रहता हूँ, कहीं जाना भी होगा तो मैं व्हील चेयर पे जाता हूँ। तो उसकी वजह से आपके बाकी के बिजनेस सारे बंद हो गए, और एमवे बिजनेस से रॉयल्टी आती रही लगातार। जी। तो एमवे बिजनेस से कोई ऐसा महीना आया कि आपको पैसे ना आए हों आपके काम बंद करने की वजह से? हम लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है कि इतनी बीमारी में 1-1.5 लाख रुपए मेरा खर्चा है। हमारा खर्चा जो है कम नहीं हुआ, खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन एमवे से जितना ज्यादा हमारा खर्चा बढ़ता रहा उस महीने में उतने ज्यादा पैसे भी आ जाते और जितना ज्यादा खर्चा बढ़ता जा रहा है उतनी इनकम भी बढ़ती जा रही है एमवे से। हैं, उतनी इनकम हो जाती है। तो आपने बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी एंजॉय की है एमवे बिजनेस से। जी। बहुत जबरदस्त। तो आपके बिजनेस में देवशाली जी, जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे जिन दिनों जी। में, शुरू में, जी। तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने मदद की बिजनेस बिल्ड करने में? एक्चुअली सर सबसे ज्यादा मदद की हमारी होम टीम ने। जो मेरी होम टीम थी, मेरे बच्चे थे, मेरी वाइफ थी, हम लोग बिजनेस को अपनी तरह से समझ पा रहे थे। मैं मीटिंग में जाता था, ये मीटिंग के बारे में मुझसे पूछती थी और मेरे बच्चे भी इसको सुनते रहते थे। फिर बच्चों ने बुक्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया, सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसे दूसरा मुझे जो फायदा हुआ, मैं जब मीटिंग में जाता था तो मीटिंग से मैं कुछ ना कुछ लेके आता था, और हमें ये बताया गया था कि बिगेस्ट प्रोमोटर बिल्ट अ बिग बिजनेस। तो वहां से ये समझ में आया कि आप जितने ज्यादा लोगों को बिजनेस में ले जाओगे, बीबीएस वगैरह में ले जाओगे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। और मैंने केवल उसी पे ध्यान दिया, और मैंने मेरे नीचे जो डुप्लीकेटर था, एक लड़का था अरुण, उसने जो है मुझे डुप्लीकेट किया, और हम दो दो बसें लेकर के जो है दिल्ली और चंडीगढ़ आते थे। वेरी गुड। तो तो इस आप, वजह से हमें, और सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ मुझे, मेरे बच्चों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, और वो मेरे से ज्यादा गोल सेटिंग में उन्होंने मेरी मदद की। गुड। तो देवशाली जी, अभी आजकल आप घर में रहते हैं ज्यादातर, है ना? जी। जी। आपके हेल्थ की वजह से। तो घर जी। में जी। रह के आप किस तरह से बिजनेस बिल्ड करते हैं आजकल? एक्चुअली मैं सुबह जो है 2 सीडी सुनता हूँ रोज, ये मेरा नियम है, 2 सीडी सुनता हूँ। एक आपकी, एक किसी और ग्रुप की, और एक किताब जो उस पे आती है, सीडी में आती है। 2 सीडी और एक किताब मैं सुनता हूँ, और वो मैं अपने नीचे, अपने डाउन लाइन, गो डायमंड मेरा वो है, उनमें भेज देता हूँ। लेकिन उसके बाद में प्रत्येक से बात करता हूँ कि मैंने ये लिंक आपको भेजा है, आप इसको सुन लेना। और फिर उनका मैं फीडबैक लेता हूँ कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा। वो फीडबैक देते हैं। तो एक तरह से हमारी जो है वो मीटिंग रोज होती रहती है, और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। वेरी गुड। और देवशाली जी, आजकल जूम मीटिंग्स हो रही हैं, जब से ये लॉकडाउन हुआ, तो उसका आपने क्या अनुभव लिया? उसके बारे में आपका क्या एक्चुअली कहना है? बहुत फायदा मुझे। आप ये होप जगने लग गई। अभी तक तो मैं ये सोचता मैं व्हील चेयर पे बाहर जा नहीं सकता हूँ, लेकिन जब से ये जूम मीटिंग आई, तब से मुझे ये लग गया मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तो मैं घर में ही जूम पे वो करके मीटिंग कर सकता हूँ। पहले आप लोगों से सीखूंगा, फिर मैं धीरे धीरे अपने डाउन लाइन को सिखाऊंगा। इसमें मेरी बेटी मास्टर है, वो मेरे को बार बार कहती रहती, वो जूम भी वही, सब कुछ जूम मीटिंग वही अरेंज करती है। गुड। अब ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा सर कि मैं इसको वरदान मांग रहा हूँ। मतलब ये गॉड की तरफ से एक गिफ्ट है मेरे लिए, कि लोग मुझको देख के इंस्पायर हों कि व्हील चेयर पे या बिस्तर में लेटा हुआ व्यक्ति, जिसके नीचे का पोर्शन बिल्कुल वो पोर्शन नहीं है, वो व्यक्ति अगर कर सकता है, 8 साल से बिस्तर पे है, और रॉयल्टी इनकम इनको आ रहे हैं, अभी भी जो है वो फाउंडर एमरल्ड और डायमंड की बात सोच रहे हैं, तो आम आदमी क्यों नहीं सोचता है कि मेरा केवल यही है कि लोग इंस्पायर हो इस चीज से। इसी एमवे की वजह से मैंने 2011 में रिटायर होना था, लेकिन मैंने इस वजह से मुझे इतना अच्छा हमको बेनिफिट हुआ कि मैं 6 साल पहले मैंने रिटायरमेंट खुद लिया था। वाह। तो मैं
मेरी जब मैंने मीटिंग में बोला था कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, जब हम प्लेटिनम गए थे, मैंने कहा इतना अच्छा है कि इसमें आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। तो मेरे बाद 2-3 लेडीजों ने रिटायरमेंट लिया है इसमें। मैंने कहा अच्छी बात है, किसी और को सीट दे देंगे, हम अगर थोड़ा इसमें मेहनत करेंगे तो किसी और को सीट देंगे। ये सही है, सीट दूसरे को मिल जाएगी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड को देखो 8 साल से बिस्तर में है, ना तो कोई डायबिटीज है, ना कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी डायबिटीज कुछ नहीं है। तो इस न्यूड लाइट पे हमें तो इतना भरोसा है कि मेरा सारा परिवार पूरा इसी को यूज करता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके देवशाली Yes. जी। और जी। इसी तरह दोबारा मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, Yes, नमस्कार। नमस्कार।